तो मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि ह्यूमंस की वजह से अर्थ के क्लाइमेट में इतने ज्यादा चेंजेस आए और साथ ही साथ पेंडेमिक्स, वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स के होते हुए अर्थ पे जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। फिर ज्यादा से ज्यादा इलीट क्लास लोगों ने अर्थ को छोड़ दिया और वो केपलर 209 नामी प्लेनेट पे बसने लगे, लेकिन वहाँ पे हैवी रेडिएशंस की वजह से वो सब इनफर्टाइल हो गए थे, यानी कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे और जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। फिर ऑलमोस्ट 250 साल गुजरने के बाद केपलर पे रहने वाले लोग प्लान बनाते हैं कि हमें अर्थ पे जाना चाहिए, हो सकता है कि वो अब हैबिटेबल हो चुकी हो। इसके लिए वो एक मिशन स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को यूलाइसिस 1 का नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल में अर्थ पे भेजा जाता है ताकि वो वहाँ जाकर पता कर सके कि अर्थ अब रहने के लायक है या नहीं। लेकिन अर्थ पे पहुँचने के बाद उनका केपलर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और जब काफी साल तक वो लौट कर वापिस नहीं आते तो फिर यूलाइसिस 2 नामी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। स्पेस शटल तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था, जिसमें 3 साइंटिस्ट थे, ब्लेक, केक और टकर। लेकिन अनलकीली उनका स्पेस क्राफ्ट पानी में क्रैश हो जाता है। वो अपने साथियों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केक क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से पहले ही मर चुका था। टकर जिंदा था, लेकिन उसकी टांग पे बहुत गहरी चोट आई हुई थी। इसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर मॉनिटर करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी रेडिएशन नहीं है जो वो लोग केपलर पे फेस किया करते थे। इसके बाद ब्लेक वहाँ पास का एरिया एक्सप्लोर करने लगती है। वो वहाँ अपने बायोमीटर से वाटर टेस्ट करके अर्थ पे लाइफ के साइंस ढूंढने लगती है। फिर उसे वहाँ एक जेलीफिश मिलती है और जब वो टेस्ट के लिए उसका सैंपल निकाल रही थी तभी जेलीफिश उसको रिस्ट पे काट लेती है। अब थोड़ी ही देर गुजरती है और वहाँ हर तरफ धुंध फैलने लगती है। ब्लेक टकर के साथ कॉल पे कनेक्ट थी और वो उसे शटल में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन ब्लेक को वहाँ कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। फिर टकर एक फ्लेयर फायर करता है जिसकी रोशनी को फॉलो करते हुए वो शटल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ कोई और भी था जिसने उस फ्लेयर को नोटिस कर लिया था और वो आदमी टकर पे अटैक कर देता है और ब्लेक के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो आदमी अपने साथियों के साथ टकर को वहाँ से लेकर जा चुका था। फिर वो लोग ब्लेक को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी वहीं ले जाते हैं जहाँ उन्होंने टकर को रखा हुआ था। टकर का जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ब्लेक पिट से निकलने की कोशिश करती है और उन लोगों से हेल्प मांगती है ताकि अपने मेडिकल किट से वो टकर का जख्म ठीक कर सके। फिर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने इनको पकड़ रखा है इनका नाम दी मड है। फिर वो लोग ब्लेक और टकर को बाहर निकालते हैं, लेकिन मसला ये था कि ब्लेक को इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। फिर एक नार्विक नामी लेडी जिसको इंग्लिश बोलनी आती थी वो ब्लेक को मेडिकल किट देती है और कहती है कि टकर को ठीक करने से पहले हमारे एक इंजर्ड आदमी का इलाज करो। फिर ब्लेक उस आदमी का ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद वो टकर के पास वापस आती है। फिर वो उसे मेडिसिन का इंजेक्शन लगा के कहती है कि मैंने इन दीमर्ड नामी लोगों में बहुत से बच्चे भी देखे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद टकर ब्लेक को कहता है कि मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है और मैं तुम्हारे ऊपर अब और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहते ही वो एक सुसाइड पिल खाकर अपनी जान दे देता है क्योंकि वो ब्लेक के काम में हर्डल नहीं बनना चाहता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम यूलाइसिस 1 था उसमें ब्लेक के फादर भी थे और उसके अर्थ पे आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने फादर को ढूंढ सके। जब वो अपने फादर के साथ केपलर पे रहती थी तो वो उसे अर्थ की स्टोरी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जब छोटा सा था तब मैंने बहुत से लोगों के साथ अर्थ से केपलर पे माइग्रेट किया और ब्लेक ये सब बातें इमेजिन कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मर्ड के कुछ बच्चे आकर पिट के अंदर ब्लेक पे पानी फेंकते हैं और उस पे बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन वहाँ एक माइला नामी बच्ची ब्लेक से बात करना चाहती थी, लेकिन मसला ये था कि उसे ब्लेक की लैंग्वेज नहीं आती थी। अब ब्लेक उसे वॉल पे ड्रॉ करके बताती है कि मैं यहाँ एक दूसरे प्लेनेट से आई हूँ और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मुझे मेरा रेड बॉक्स ढूंढ दो। फिर थोड़ी देर बाद ब्लेक को पिट के बाहर से चीखों की आवाज आती है और कुछ बच्चे छुपने के लिए पिट में उसके पास आ जाते हैं। फिर वो वहाँ एक होल से देखती है कि दी मर्ड्स पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। इसके बाद वो माइला को देखती है जिसके हाथों में रेड बॉक्स था, लेकिन पिट में आए हुए बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अब ब्लेक उसके पास आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद जब बाहर हालात बेहतर होते हैं तो नार्विका सबको बाहर आने के लिए कहती है और माइला को ढूंढने
करने लगती है क्योंकि वो उसकी बेटी थी। वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढती है लेकिन माइला उसे वहाँ नहीं मिलती। दरअसल जिन लोगों ने इन पे अटैक किया था वो माइला को अपने साथ ही ले गए थे। अब माइला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ब्लेक भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और थोड़े ही दूर जाने के बाद उन्हें वो लोग दिख जाते हैं। वो लोग वहाँ से लाए गए कैदियों को बोट में बिठा रहे थे। ये सब देखकर नार्विक से कंट्रोल नहीं होता और वो वहाँ फ्लेयर गन फायर करने वाली थी, मगर ब्लेक उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे बहुत समझाती है कि इस गन से तुम उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, लेकिन नार्विका उसकी एक नहीं सुनती और फ्लेयर चला देती है। अब मजबूरन ब्लेक को उसे बेहोश करना पड़ता है और फिर वो फ्लेयर गन को एक दूसरी डायरेक्शन में फायर करती है ताकि वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर वो छुपते छुपते उनकी बोट में चली जाती है। वहाँ उसे अपना बॉक्स तो मिल जाता है लेकिन वो उसे उठा पाती इससे पहले ही वो लोग वापस आ जाते हैं और फिर ब्लेक वहाँ जाकर छुप जाती है जहाँ उन्होंने दूसरे लोगों को पकड़ के रखा हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से पकड़े हुए लोगों को बाहर निकालते हैं और एक बड़े शिप में ट्रांसफर करने लगते हैं। फिर वहाँ पे पेलिंग नामी आदमी अपनी गन से सबको डराने लगता है और फिर जब वो ब्लेक को देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ वो उसे अपने लीडर गिब्सन से मिलवाता है। गिब्सन भी ब्लेक को देख के हैरान हो जाता है और फिर उसे बताता है कि मैं उसी स्पेसशिप में यहाँ आया था जो यूलाइसिस 1 मिशन में भेजी गई थी और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस वक्त बहुत छोटी सी थी। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ था और वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। फिर हम वहाँ एक नील नामी बच्चे को देखते हैं और गिब्सन कहता है कि मैंने इसको अडॉप्ट किया था। इसके बाद वो ब्लेक से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं। वो बताती है कि सब मर चुके हैं और मेरा केपलर से कांटेक्ट भी टूट चुका है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है। फिर वो उसे बताती है कि मुझे अभी रेड बॉक्स की तलाश है जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और वो बॉक्स तुम्हारे आदमियों की शिप पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसे यूज में लाने के लिए हमें यूलाइसिस 1 की ट्रांसमिशन चाहिए होगी। अब गिब्सन उसे कहता है कि यूलाइसिस 1 तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, टूट चुका है। फिर वो उसे उसके फादर के बारे में बताता है। वो बताता है कि यहाँ आकर तुम्हारे फादर मर्ड्स के साथ रहने लगे, लेकिन जब उन्होंने केपलर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मर्ड्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने तुम्हारे फादर के खिलाफ बगावत कर दी और फिर उन्होंने स्पेसशिप को तोड़ दिया और तुम्हारे फादर को भी मार दिया। इसके बाद वो उसे कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जो कि हाईटेक मशीन्स की थी जो कि उसके फादर ने बनाई थी और बताता है कि हम इनमें से एक मशीन पे काम कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से हम यहाँ पे एक न्यू सिविलाइजेशन बना सकेंगे। इसके बाद वो ब्लेक को एक कैबिन देते हैं और वहाँ ब्लेक को पता चलता है कि वो अर्थ पे आने के बाद इस काबिल हो चुकी है कि वो किसी बच्चे को जन्म दे सके। इसके बाद ब्लेक को वहाँ कुछ बच्चों से मिलवाया जाता है जहाँ एक प्रॉपर क्लास चल रही थी और वहाँ उन बच्चों को केपलर के बारे में बताया जाता था। इसके बाद ब्लेक नील के पास जाती है जो कि वहाँ एक प्लांट से खेल रहा था। वो कहता है कि ये ट्री है और एक वक्त में ये हमसे भी बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अब ये बात सुन के तो जैसे ब्लेक का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि यही बात उसके फादर भी उससे किया करते थे। फिर ब्लेक नील से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। वो कहता है कि मैं वेंटिलेशन पाइप को यूज करके एक क्रिस्टोफर कोलंबन नामी आदमी से बात करता हूँ जिसने मुझे ये सब बातें बताई और वो इंजन रूम के पास वाले कैबिन में रहते हैं, लेकिन मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ क्योंकि उस कैबिन में जाना मुझे अलाउ नहीं है। अब ब्लेक सोचती है कि मुझे इस बारे में पता करना होगा। फिर वो उस कैबिन के पास जाकर ग्लास से अंदर देखने लगती है। वो अंदर एक आदमी को बैठा देखती है, लेकिन तभी वहाँ गिब्सन आ जाता है। अब ब्लेक उससे पूछती है कि तुमने मेरे फादर के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। अब वो उसे बताता है कि एक्चुअली बात ये थी कि उन सब मशीन्स और स्पेस शटल को तुम्हारे फादर ने ही तोड़ा था ताकि उनका कभी केपलर से कांटेक्ट ना हो सके क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे केपलर के लोग आएं। अब ब्लेक ये बातें कंफर्म करने के लिए कैबिन के अंदर जाती है। वो जान चुकी थी कि ये आदमी उसके फादर हैं और वो उन्हें हक कर लेती है। फिर वो उनसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों मुझे केपलर पे अकेला छोड़ दिया, क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी। फिर वो कहते हैं कि देखो मर्ड्स के लोगों का हाल कितना बुरा है और अगर केपलर के लोग यहाँ आ जाते तो मर्ड्स का हाल और भी ज्यादा बुरा हो जाता और फिर एक वक्त आता कि उनकी कम्युनिटी का नामो निशान मिट जाता। इसलिए मैंने सारी मशीन्स तोड़ दी ताकि केपलर के लोग यहाँ कभी ना आ सकें। ये सब सुन के ब्लेक थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गिब्सन ब्लेक के पास आके उसे बताता है कि जहाँ पे तुम्हारी स्पेस शटल क्रैश हुई थी वहीं पास में एक वेदर स्टेशन है जिससे अगर बायोमेट्रिक मशीन को कनेक्ट कर दिया जाए तो केपलर तक सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। फिर रात में डिनर के वक्त नील की मॉम
कहती है कि जब नील की बर्थ हुई थी उस टाइम गिब्सन ने हम दोनों की जान बचाई और तब से उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है क्योंकि मर्ड्स के लोगों ने जनरेटर ऑफ कर दिया था। और पेलिंग कहता है कि आप सबको किसी सेफ कैबिन में जाके छुपना होगा, लेकिन ब्लेक नीचे चली जाती है और मर्ड्स की लीडर नार्विका उस पे हमला कर देती है और वो यहाँ माइला को ढूंढने के लिए आई थी। फिर ब्लेक उसे अपने साथ उस रूम में लेके जाती है जहाँ पे माइला को रखा गया था, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ और भी बहुत सी छोटी छोटी बच्चियाँ थी। तभी वहाँ गिब्सन के लोग आकर नार्विका को पकड़ लेते हैं। फिर ब्लेक गिब्सन से पूछती है कि तुम मर्ड्स के बच्चों को क्यों किडनैप करते हो। अब वो कहता है कि केपलर से यहाँ आने तक 8 साल का वक्त लगता है और वहाँ मौजूद सभी लेडीज की एज 35 इयर्स से ज्यादा है, यानी यहाँ तक पहुँचने तक वो वैसे ही इनफर्टाइल हो चुकी होंगी। मैं इन बच्चियों को यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब केपलर के लोग यहाँ आए तब तक ये बच्चियाँ बड़ी हो चुकी हों ताकि जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ब्लेक जब ये बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गिब्सन को कहती है कि बस करो, ये सब जो तुम कर रहे हो इसे रोक दो, लेकिन वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक मिल गया है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसे जल्दी से जल्दी वेदर स्टेशन से कनेक्ट करो ताकि हमारा केपलर से कांटेक्ट हो सके। और फिर वहाँ से जाते हुए अपने आदमियों को ब्लेक पे नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने कैबिन में आती है और देखती है कि माइला वहाँ छुपी हुई है, लेकिन तभी पेलिंग भी वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि ब्लेक वहाँ पे अकेली है और वो ब्लेक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर ब्लेक उसे मारती है और माइला को लेके नार्विका के पास जाती है और बाकी के मर्ड्स को भी फ्री करवा देती है। अब सारे मर्ड्स मिलके शिप पे अटैक कर देते हैं और फिर ब्लेक अपने फादर से मिलके उन्हें सारी सच्चाई बताती है। तभी वो लोग विंडो से देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अब उसके फादर कहते हैं कि हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा क्योंकि अगर केपलर के लोग यहाँ आ गए तो वो मर्ड्स को अपना गुलाम बनाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। इसके बाद ब्लेक सब मर्ड्स को एक शिप में भेजती है और फिर गिब्सन को रोकने के लिए चली जाती है। वो वहाँ पहुंचकर देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक को यूज करके सैंपल को केपलर पे सेंड कर रहा था। अब ब्लेक उसे गन दिखा के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अपनी गन निकाल कर ब्लेक को कहता है कि होशियारी मत करना। और फिर नील की मॉम बताती है कि नील एक्चुअली तुम्हारा भाई है। इसके बाद गिब्सन नील की मॉम को शूट कर देता है। अब ब्लेक अपनी गन नीचे रख देती है ताकि गिब्सन नील को हर्ट ना करे। अब गिब्सन केपलर को मैसेज सेंड करने लगता है। तभी ब्लेक उसे पकड़ती है और पानी में गिरा देती है और काफी देर तक उसे पानी में ही रखती है। ऐसा करने से गिब्सन मर जाता है और ब्लेक भी मरने ही वाली थी, लेकिन तभी नार्विका आकर उसे रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद ब्लेक अपने फादर और भाई के साथ साथ सभी मर्ड्स के साथ शिप पे आ जाती है। फिर वो अपने भाई को कहती है कि केपलर से बहुत से लोग आने वाले हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।